नमस्कार दोस्तों, एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और आज के इस वीडियो में हम प्रेशर गेज का रेंज सिलेक्शन कैसे किया जाता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया रहती है। इसको हम अपने प्रेशर के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर्ड किया जा सकता है। जितना भी प्रेशर का मैग्नीट्यूड हम प्रेशर गेज को अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से उसका पॉइंटर डायल के ऊपर उसकी रीडिंग शो करता है। बोर्डन ट्यूब्स हो, चाहे डायफ्राम हो, चाहे कैप्सूल्स हो, और कितना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर अप्लाई हम कर रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। अगर 1 kg का अपने को प्रेशर मेजर करना है तो उसके हिसाब से हमें बोर्डन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 10 kg का है तो उसके लिए डिफरेंट बोर्डन रहेगा। ऐसे ही अगर डायफ्राम में हमें लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए मेजर करना है, अगर हमें 600 वाटर कॉलम के लिए मेजर करना है तो उसका डायफ्राम डिफरेंट होगा, बड़ा होगा। अगर 6000 वाटर कॉलम के लिए हमें मेजर करना है तो उसका जो डायफ्राम है वो डिफरेंट होगा, 600 से थोड़ा छोटा रहेगा। ऐसे ही कैप्सूल में भी कैप्सूल का साइज जो है वो रेंज के हिसाब से चेंज होता रहता है। या हम कह सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर हमें देना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायल के ऊपर जो मार्किंग प्रोवाइड की जाती है वो इस हिसाब से की जाती है कि हमें कितना प्रेशर मेजर करना है और कितने प्रेशर की हमें रीडिंग लेनी है। डायल के ऊपर जो हम मार्किंग प्रोवाइड करते हैं उसे हम रेंज बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेशर गेज के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए बात करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ रेंज कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेंज और स्पैन क्या रहता है उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। स्टैंडर्ड रेंजेस क्या होती हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं वो हैं EN 837, ASME B40.1, या जिसको हम ASME B40.100 भी बोलते हैं, या IS 3624, ये हमारा तीसरा स्टैंडर्ड है। EN 837, ASME B40.100 और IS 3624 के अलावा और भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ प्रेशर गेजेस में करते हैं। उनमें से एक ओल्ड BS है जिसे हम ओल्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड कहते हैं। ये एक, जैसा नाम से ही पता लगता है, एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। और दूसरा है API 551 स्टैंडर्ड। इसका नॉर्मली यूज़ हम तब करते हैं जब हम हाइड्रोजन सर्विस में गोल्ड प्लेटेड डायफ्राम वाले केमिकल सील यूज़ करते हैं। ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम इन दोनों स्टैंडर्ड्स को कवर नहीं करेंगे या ज़्यादा डिस्कस इनके बारे में हम नहीं करेंगे। प्रेशर गेज में जो स्टैंडर्ड्स नॉर्मली यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम EN 837 स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ये वो स्टैंडर्ड है जिसे इंटरनेशनली मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं। ये लेटेस्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनली इसका यूज होता है। ये कई सारे स्टैंडर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए ये अलग अलग कंट्री के स्टैंडर्ड्स में जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको ऑलमोस्ट कवर करता है। फिर आ जाता है ASME B40.1, जिसे हम ASME B40.100 भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे ASME B40.100 भी बोलते हैं। ये सेकेंड स्टैंडर्ड है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे इंडिया में। ASME मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये जैसे नाम से ही हमें पता लगता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड आता है वो है IS 3624, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड है, लेकिन आज की डेट में ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब आज की डेट में ये यूज़ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इसी को रेफर करते हैं और पुरानी स्पेसिफिकेशंस के साथ में जो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम प्रेशर गेज की रेंजेस के सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं।
प्रेशर गेज की रेंज सिलेक्शन के लिए सबसे पहले जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है वो है इंस्ट्रूमेंट डाटा शीट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट डाटा शीट से ही हम मिनिमम प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर और डिजाइन प्रेशर पता कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट डाटा शीट में और भी चीजें दी होती हैं जो हमें प्रेशर गेज की सिलेक्शन के लिए जरूरी रहती हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ रेंज सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये 4 पैरामीटर्स हमारे लिए जरूरी रहते हैं। हमें रेंज का सिलेक्शन इस तरह से करना चाहिए कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर है या जो हमारा नॉर्मल प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो मिडिल थर्ड ऑफ द स्केल में आए। मिडिल थर्ड ऑफ द स्केल का मतलब है कि अगर हम स्केल के 3 पार्ट्स करें तो उसमें जो बीच का पार्ट है वो मिडिल थर्ड कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। किसी भी चीज को अगर हम 100% मान लें तो उसके 3 पार्ट करने हैं तो 33%, 33%, 33%, इस तरह से उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 33 से 66 के बीच में है वो मिडिल थर्ड ऑफ द स्केल कहलाता है। इसे इजी करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रेशर जो है 30 से 70% स्केल के बीच में रहना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेंटर में आए, 50% पे आए, या जैसे हमने इस फोटोग्राफ में दिखा रखा है एग्जैक्टली जो 12 ओ क्लॉक पोजिशन होती है उसमें हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर आए, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो बेस्ट पोजीशन रहती है मेजरमेंट के लिए वो बिल्कुल उसका सेंटर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के पोर्शन में आपका एक्यूरेसी नहीं आएगा या रीडिंग ठीक नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट पोर्शन जो कहलाता है वो 50% कहलाता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 70 टू 80% ऑफ द स्पैन में कवर हो जाए। इसके साथ में हमें थोड़ा जो स्टैंडर्ड रेंजेस हैं उसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड रेंजेस क्या रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर ऑपरेटिंग प्रेशर 8.5 है तो हम रेंज जो है वो 17 सिलेक्ट करें। 17 की कोई स्टैंडर्ड रेंज नहीं आती है, इसलिए हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम जो स्टैंडर्ड्स हैं जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम ईएन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो ईएन स्टैंडर्ड में क्या रेंजेस स्पेसिफाई की हुई हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ASME B40.1 को यूज कर रहे हैं तो ASME B40.1 में क्या क्या रेंजेस, स्टैंडर्ड रेंजेस हमें प्रोवाइड की गई हैं, हमें उसके बारे में भी ज्ञान रहना चाहिए। और जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से ये प्रोक्योर करते हैं, सपोज करो हम वाइका से प्रोक्योर कर रहे हैं तो हमें वाइका की स्टैंडर्ड रेंजेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम जनरल इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो हमें जनरल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टैंडर्ड रेंजेस का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम टेकिन गेजेस से ले रहे हैं तो हमें टेकिन गेजेस की स्टैंडर्ड रेंजेस का पता रहना चाहिए। अभी हम जानते हैं कि रेंज और स्पैन के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज वो लिमिट्स हैं जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है वो फंक्शन करता है, जो वर्क करता है, या जो हम उसके अंदर क्या क्या रीडिंग्स हम मेजर कर सकते हैं, क्या क्या रीडिंग हम देख सकते हैं, वो उसकी रेंज कहलाती है। हम एग्जाम्पल के लिए दो तरह की रेंज आपको बताते हैं जिनके बारे में आगे स्पैन में हम डिस्कस करेंगे। एक हमने रेंज सपोज करो सिलेक्ट की 0 to 6, और दूसरी हमारी जो रेंज हमने सिलेक्ट की -1 to 5 R। ये मैंने क्लोज रेंजेस आपको बताई हैं। अगर हम स्पैन की बात करें तो स्पैन जो है वो डिफरेंस बिटवीन अपर रेंज लिमिट और लोअर रेंज लिमिट होता है। अगर हम जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं उसके हिसाब से बात करें तो जो 0 to 6 बार है उसमें जो हमारा स्पैन है वो 6 - 0 = 6, तो स्पैन जो है हमारा 6 हो गया। अगर हम -1 to 5 की बात करते हैं तो -1 to 5 में 5 माइनस में -1 मतलब 5 + 1 6 हो जाता है। तो दोनों का स्पैन जो है वो 6 ही है, लेकिन रेंज डिफरेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेम स्पैन के लिए रेंज हम डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि हमारा
जो रेंज है वो 1 to 6 बार है, मैं -1 to नहीं कह रहा हूँ, 1 to 6 बार है। तो इस केस में हमारा जो स्पैन रहेगा वो 6 - 1 5 रहेगा। अभी हम स्टैंडर्ड रेंजेस की बात करते हैं। याद करने के हिसाब से हम रेंजेस को इस तरह के क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंजेस जो रहती हैं वो 1, 1.6, 2.5, 4, 6 इनका स्पैन रहता है, और इनको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें या 10 से डिवाइड करें, उससे जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी रेंज का स्पैन हम कंसिडर कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं कि मल्टीपल ऑफ टेंस किसे कहते हैं, कि 1 का मल्टीपल ऑफ 10 10 हो गया, 1.6 का 16, 2.5 का 25, 4 का 40, 6 का 60। फिर अगर हम 10 को कंसिडर करें तो 10 का मल्टीपल ऑफ 10 100 हो गया, 16 का 160 हो गया, 250 हो गया, वो 25 का हो गया। इस तरह से हम रेंजेस को इजीली याद कर सकते हैं अगर हम ये 5 जो रेंजेस हैं वो हम याद कर लें, या ये 5 जो स्पैन हैं उनको हम याद कर लें। अगर डिविजिबल की बात करें तो 1 का डिविजिबल 10 से 0.1 हो जाता है, 1.6 का 0.16 हो जाता है, 2.5 का 0.25 हो सकता है। इस तरह से आगे भी अगर हम 0.1 का करते हैं तो वो 0.01, 0.16 का करते हैं तो 0.016, इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम 0.1 को कंसिडर करें तो 0.1 बार की बात करते हैं तो वो 0 to 1000 mm ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगा। अगर हम 0 to 0.16 बार की बात करते हैं तो 0 से 1600 mm वाटर कॉलम हम उसको कर सकते हैं। ये कन्वर्जन का थोड़ा सा हमने प्रेशर की जो हमारी वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया था। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रेंजेस जो हैं वो 0 से 7, 0 to 14, 0 to 21, 0 to 28, 0 to 35 की रेंज प्रोवाइड करते हैं। ये जो रेंजेस हैं 0 से 7, 14, 21, 28, या हम कहें कि 7 और मल्टीपल ऑफ 7 वाली जो रेंजेस हैं ये ओल्ड बीएस में कवर होती हैं, मतलब ओल्ड जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसमें कवर होती हैं। लेकिन आज भी इनका प्रचलन जो है, आज भी इनका यूज़ जो है वो नॉर्मली लोग करते हैं। तो जब कोई ये वाली रेंजेस मांगता है 7, 14, 21, 28, 35, तो हम उनको वो रेंजेस प्रोवाइड कर देते हैं। इंडिया में नॉर्मली जो रेंजेस के लिए यूनिट कंसिडर की जाती है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही की जाती है। बाकी जब कहीं टेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट या डिज़ाइन ऑफ प्लांट जब इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे देश से, तो प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है जिस देश से हमने इंपोर्ट किया है उस देश में जो प्रेशर गेजेस की यूनिट यूज़ होती हैं वो हम यूनिट के प्रेशर गेजेस यहाँ पर सप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली इंडिया में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ होती है, तो EN 837 स्टैंडर्ड में भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, प्रेशर गेज रेंज सिलेक्शन का यह वीडियो टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम आज यहीं पर ही विराम देते हैं, और अपने अगले वीडियो में हम जो कुछ रेंज सिलेक्शंस के लिए जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। IBR एप्लीकेशन के लिए रेंज सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और EN स्टैंडर्ड और ASME स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।